नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज बात मन की बात के 11 वर्ष संवाद से विश्वास की ये यात्रा। पिछले 11 वर्षों में बिना किसी व्यवधान के हर महीने आखिरी रविवार को कार्यक्रम मन की बात पूरे देश में गूंजता रहा। मन की बात का ये निरंतर प्रवाह केवल रेडियो प्रसारण नहीं बल्कि एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक प्रयोग है जिसने संवाद से विश्वास तक की नई परंपरा गढ़ी है। 2014 से अब तक 126 एपिसोड, करोड़ों श्रोता, सैकड़ों प्रेरक कहानियां और एक साझा धारा जिसने प्रधानमंत्री और आम नागरिकों के बीच दूरी को मिटाया। यहाँ सरकार का भाषण नहीं बल्कि समाज की आवाज सुनाई दी। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, युवा से लेकर उद्यमी तक, कलाकार से लेकर सैनिक तक, हर वर्ग की गाथाएं इस मंच से गूंजी। आज जब हम 11 वर्षों की इस यात्रा पर नजर डालते हैं तो साफ दिखता है कि मन की बात केवल मन की नहीं बल्कि जन मन की बात बन चुकी है। एक ऐसा सेतु जिसने सरकार और समाज के बीच विश्वास, प्रेरणा और जुड़ाव की अनोखी मिसाल कायम की। तो आज इनसाइट में हम गहराई से समझेंगे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम ने हमें क्या दिया, क्या बदला और आगे इससे क्या प्रेरणा मिली है। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हेमांग जोशी जी। आप एमपी हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वडोदरा गुजरात से। स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ डॉक्टर हरीश चंद्रा बर्नवाल जी हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही ऑथर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। स्वागत है आपका। नमस्ते। और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट उमेश चतुर्वेदी जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। और आइए 11 वर्षों की इस मन की बात की जो पूरी यात्रा है इस पर प्रकाश डालें। और उमेश जी, सहज ही सवाल उठता है कि 2014 से अब तक लगातार निरंतर 126 एपिसोड, क्या लगता है इस कार्यक्रम ने सरकार जनता के बीच जो संवाद का एक नया सेतु, एक नया मॉडल स्थापित किया है, वो कैसे इस डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है, अपने मुखिया से जनता के इस जुड़ाव को? आप कैसे देखते हैं इस पूरी 11 वर्षों की यात्रा को? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं मन की बात जैसे कार्यक्रम के थोड़े से इतिहास में जाना चाहूँगा। 1930 का दशक आप जानती हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक श्रोता भी जानते हैं कि व्यापक वैश्विक मंदी का दौर था और उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट साहब। और उस समय उस ज़माने के लोगों में एक धारणा बली या भ्रम फैलाया गया, खासतौर पर माना जाता है कि अमेरिकी विपक्षी दलों ने फैलाया था कि अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही है, चौपट होने जा रही है। उसका वो जवाब देने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पहले सोचा कि किसी अखबार में लेख लिखा जाए, बयान दिया जाए। लेकिन आप जानती हैं कि उसी दौर में रेडियो बड़ी तेज़ी से उभर रहा था, नया नया माध्यम था। तो उन्होंने फायरसाइड चैट नाम से 1933 में रेडियो के द्वारा बैंकिंग व्यवस्था जो चरमरा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा था जी, उसकी सफाई देने की शुरुआत अपने लोगों से, अमेरिकी लोगों से की जी। और एक तरह से आप देखेंगे कि उसने अमेरिका के लोगों की धारणा बदल दी। 1933 में यह शुरू हुआ, 1944 तक चला। और मुझे लगता है कि वह जो प्रोग्राम था फिर भी राजनीतिक जवाब देने का था। मन की बात जो है, जो ऐसा कि आपने सवाल में पूछा, मन की बात राजनीतिक जवाब देने का मंच नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री यहाँ तो राजनीतिक होंगे ही, पॉलिटिसाइड जिसको बोलते हैं होंगे ही, और राजनीति करना उनका कर्तव्य भी है जी। लेकिन मन की बात में आप पूरे देखेंगे 126 एपिसोड के पूरे कार्यक्रम में कहीं से राजनीति नहीं है। और एक चीज़ और है कि टेलीविज़न की दुनिया में हम लोग हैं, रेडियो की दुनिया को देख रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम की लोकप्रियता के लिए ज़रूरी होता है कि वो या तो संगीत का हो, फिल्म का हो, सिनेमा का हो, मतलब ऐसे जो एल्गोरिदम बना हुआ है। मौके पर राजनीति का भी हो। लेकिन ये मन की बात इन सबसे अलग है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम है, पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम है और फिर भी लोकप्रिय है।
तो वो आप कर रही थी ना कि नैरेटिव बनाने में, निश्चित तौर पर वो नैरेटिव बनाने से ज़्यादा मन की बात ने संदेश दिया है। बिल्कुल। और भारत के जो करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनको खासतौर पर जो सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे स्वच्छता का मुद्दा है, बेटी बचाओ का मुद्दा है। अब सोचिए कि कश्मीर में डल झील की सफाई करता है एक छोटा सा बच्चा है, उसको प्रधानमंत्री उल्लेख करते हैं, या बनारस में नागालैंड से पढ़ने आई लड़कियां हैं और वो तुलसी घाट की गंदगी को देख करके व्यथित होती हैं, सफाई में जुटती हैं, पहले उनको उपेक्षा मिलती है और प्रधानमंत्री जब उनका उल्लेख करते हैं तो तुलसी घाट का चेहरा और चरित्र बदल जाता है। मुझे लगता है कि मन की बात के कार्यक्रम को हम लोग इन अर्थों में लें तो समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बेहतर, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांक जी, सांसद होने के नाते आप जनता से रोज जुड़ते हैं, मुखातिब होते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जब बार बार ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें जनता से सीखने का अवसर देता है, क्या आपको लगता है कि मन की बात को आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का माध्यम मानते हैं? क्या आप इसे जन आवाज को नीति विमर्श का हिस्सा बनाने का एक नया तरीका मानते हैं? नमस्कार। पहले तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में मुझे सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए मैं सांसद टीवी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से आपने बहुत सही बात कही कि जन संवाद से जन भागीदारी, मन की बात विषय एक ऐसा है कि उसमें कभी मोदी जी के द्वारा मोनोलॉग नहीं हुआ है, परंतु उनके द्वारा कई सारे अनसंग हीरोज को भी, जिनसे हमें जन सामान्य को प्रेरणा मिल सके, उनके साथ संवाद भी किया गया है। और उनके द्वारा जो भी बात की गई हो उससे देश का हर एक अंतिम पंक्ति का लोग भी जुड़ सके, उस माध्यम की बात रहती। तो मैं मानता हूं कि जन भागीदारी तो होती ही है, पार्टिसिपेशन तो बढ़ता ही है, परंतु जो हाईलाइट ऑफ अनसंग हीरोज है वह चीज मन की बात को और स्पेशल बनाती है। और मन की बात के द्वारा भारतीय सिविलाइजेशन का जो सॉफ्ट पावर है उसको भी हाईलाइट करने का अपॉर्चुनिटी हमारे आदरणीय बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी उसको लेते हैं और उसके माध्यम से भारत के सॉफ्ट पावर को भी उजागर करने का वो प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर हरीश चंद्रा, आपने इस कार्यक्रम पर गहन अध्ययन किया है। विश्व स्तर पर अक्सर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र भी सशक्त होता है जब नेता लिसनिंग मोड में हो। मन की बात को आप किस तरह से लिसनिंग लीडरशिप का मॉडल मानते हैं, जिसने समाज के माइक्रो स्टोरीज को माइक्रो पॉलिसीज में बदला है? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इस अवसर के लिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और सिर्फ कहने की बात नहीं। अभी जब कोरोना आया था तब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि आपदा में अवसर, तो मैंने एक अवसर निकाला। मैंने उस दौरान पीएचडी करने की कोशिश की कि मैं क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी पीएचडी कर लूं। और जब पीएचडी मैंने किया तो मैंने जो विषय चुना मानव रचना यूनिवर्सिटी के लिए, वो मन की बात ही था। मन की बात सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, मतलब यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में मैंने मन की बात का अध्ययन किया। और एक अच्छी खबर यह है कि पिछले महीने 13 तारीख को मेरी डॉक्टरेट पूरी हो गई और ये मन की बात पर ही हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि मन की बात में जब मैंने 4 वर्षों तक गहन अध्ययन किया तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। चूंकि 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ठीक 11 वर्ष पहले 3 अक्टूबर को ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आप ये समझिए कि जिस विषय को मैंने चुना कि यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, ये था 25 सितंबर 2015 को। 17 विषय थे और मैंने अपने अध्ययन में ये दिखाया कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर 2014 को कह रहे थे, वही पूरी दुनिया ने अगले साल 25 सितंबर को अपनाया। और आप आश्चर्य करेंगी कि जो पूरी दुनिया के लिए गोल 2030 के लिए सेट किया गया है, मन की बात से एक बड़ा गहरा और व्यापक असर मुझे समाज में दिखाई पड़ता है। ये मैंने अपने शोध के जरिए देखा भी है और दिखाया भी है। तो मन की बात दरअसल सिर्फ हम कार्यक्रम या रेडियो कार्यक्रम कह करके उसको मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मन की बात दरअसल एक आंदोलन की तरह है। दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसी चीज मिल ही नहीं सकती जहां सिर्फ कार्यक्रम के बल पर इतना व्यापक बदलाव हो गया। और जन भागीदारी सबसे बड़ी बात है। मतलब
यहाँ तो मैंने 17 विषय हैं, लेकिन कोई भी विषय उठा लीजिए, चाहे आप स्वच्छता का उठा लीजिए, चाहे आप खादी का उठा लीजिए, चाहे तमाम चीजें किसी भी तरीके से, जैसे मैंने आपदा में अवसर कहा, ये मन की बात की एक बहुत बड़ी देन थी। लोगों ने तरीके से पॉजिटिविटी का संचार किया, तो मन की बात की ये यात्रा जो 11 वर्षों की यात्रा है, और मैंने इस शोध में ये भी दिखाया कि हर विषय अपने आप में एक व्यापक विषय है, हर विषय पर शोध हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि मन की बात का मतलब मन की बात की एक यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी है, और इस यात्रा से आज प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं। अगर किसी को विकसित भारत की समझ भी देखनी हो, उसको अगर एक फलक पर समझना हो, तो आप मन की बात पर चले जाइए। तो मेरा विशेष रूप से यह मानना है कि मन की बात समग्रता में पूरे देश के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक आधार है। अगर सरकार को समझना हो, आप मन की बात सुन लीजिए। और इसमें राजनीति का तो खैर कोई चर्चा की बात ही नहीं है कि राजनीतिक है या नहीं है। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट में भी जब लोग गए कि ये कार्यक्रम चुनाव के समय बंद हो जाना चाहिए, तो कुछ मिला ही नहीं पॉलिटिकल। मैं लगभग 4 चैनलों में 2.5 दशक तक मैंने काम किया है, और मैं न्यूज चैनलों में, प्राइवेट चैनलों में हम ढूंढते थे कि शायद रविवार को कुछ मसाला मिल जाएगा, कुछ मिला ही नहीं। और आखिरकार मतलब प्राइवेट न्यूज चैनलों की बात बता रहा हूं, मतलब हम लोगों को ये समझ में आ गया यार, यहाँ कुछ मसाला मिलने नहीं जा रहा। ये प्योरली आम लोगों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों से जुड़ा हुआ, उनके सरोकारों से जुड़ा हुआ। उमेश जी, हमने देखा है इस बार भी जो 126वीं कड़ी थी, उसमें प्रधानमंत्री ने नौसेना में महिला अधिकारियों की परिक्रमा की जो यात्रा थी उसका जिक्र किया। वो बाकायदा नाम लेके कोट करते हैं। कई बार वो किसी गांव के दूर दराज रिमोट इलाके के किसी गांव के किसी छोटे बच्चे या महिला से डायरेक्ट संवाद करते हैं, बात करते हैं, उनकी उपलब्धियों को से उनसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे छोटे सवाल करते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये जो तरीका है प्रधानमंत्री का अपनी जनता के साथ जुड़ने का, और इन छोटे छोटे संदेशों से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित हो रहा है। भारत को लेकर एक नया नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस तरीके को? देखिए, मन की बात ही नहीं, प्रधानमंत्री के जितने कार्यक्रम होते हैं आप देखेंगे कि वो सीधे सीधे जब भाषण दे रहे होते हैं, चाहे वो पब्लिक के बीच में हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो मन की बात के जरिए हो, वो सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं जी। और आप देखेंगे कि रेडियो में चूँकि वैसा तो है नहीं, लेकिन कुछ कहा जाता है कि वन वे कम्युनिकेशन है, उस पर भी बात करेंगे। आप देखेंगे कि जनता से भी जब सीधे जुड़ते हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे सीधे सीधे प्रतिक्रिया मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी के बाद, गांधी के ज़माने में इतने संचार के माध्यम नहीं थे, गांधी के बाद मोदी सबसे बड़े संचारक हैं, सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। और ये चीज़ जो उनकी है, उनकी जो ये विशेषता है, ये मन की बात में, जैसा आपने पूछा, वो बार बार दिखता है। और मन की बात में जिस तरह से विषय चुने जाते हैं, वो आपको बता दें कि वो चाहे नमो ऐप पर, चाहे माईगॉव पर, चाहे आकाशवाणी के अपने ईमेल पर, या उनके बाहर एक रखा हुआ बॉक्स है उस पर आए हुए जो सुझाव होते हैं वो वहाँ से उठाए जाते हैं। और निश्चित तौर पर वो जो सुझाव होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, आम लोगों के बीच के होते हैं। और जिसकी चर्चा अभी हमारी इस चर्चा में हो चुकी है, उसको दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल आम आदमी, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मन की बात को सुन करके स्टार्टअप शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जैविक खेती शुरू कर दी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बार बार, जैसे आपको एक खिलौना उद्योग का उदाहरण है कि जब उन्होंने खिलौना उद्योग की बात की, आप जानती हैं कि भारत में खिलौना का जो कारोबार है उस पर चीन का सबसे ज़्यादा कब्जा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौना उद्योग की चर्चा की और उसको आगे बढ़ाने की बात की, तो अचानक से आप देखेंगे कि बूम आता है भारतीय खिलौना कारोबार में और भारतीय खिलौना के उत्पादकों में। और फिर जैसे स्थानीय जो शिल्प है,
उस शिल्प को जिस तरह से बढ़ावा देने की बात, खादी तो इसका उदाहरण है ही, अभी फिर से खादी का महीना शुरू ही हो गया है, 2 अक्टूबर से हर साल शुरू होता है। तो खादी जो कुछ हजार करोड़ का बिजनेस था वो अब 1,70,000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। तो ये निश्चित तौर पर चीज़ें बदल रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गिनने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि हर एपिसोड में शुरुआत स्वच्छता से हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को, और वो शुक्रवार के दिन प्रसारित हुआ था। पहला जो कार्यक्रम था वो शुक्रवार के दिन प्रसारित हुआ था। तो आप देखिए कि स्वच्छता से शुरू होता है, और किसने सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी होगा जो लाल किले की लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात करेगा। और वो देखते देखते उन्होंने स्वच्छता में किया, और देखते देखते वो जन आंदोलन बन गया। तो जन आंदोलन सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होते हैं, सामाजिक होते हैं। और गांधी जी ने, या बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा था जब भारत आज़ाद हो गया था, इवन सरदार पटेल ने भी कहा था कि अब यहाँ राजनीतिक आंदोलन नहीं, सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मन की बात सामाजिक आंदोलन की एक कड़ी है, एक जरिया है, एक बड़ा माध्यम है, और उसने ज़मीनी स्तर पर बहुत बदलाव लाने में सफलता हासिल की है। तो मुझे लगता है कि मन की बात को इन अर्थों में, इन संदर्भों में ज़्यादा ढंग से देखा, समझा और परखा जाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने परिभाषित किया है प्रधानमंत्री के इस मन की बात को। डॉक्टर हिमांग जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज जब हम विकसित भारत 2047 का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं को भूमिका जो है वो सबसे अग्रिम मोर्चे पे होगी। प्रधानमंत्री अक्सर मन की बात कार्यक्रम में अपनी बेटियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, साइंस हो। क्या आप ये मानते हैं कि मन की बात ने नारी शक्ति की इन कहानियों को इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज से उठाकर नेशनल नैरेटिव ऑफ एम्पावरमेंट में बदल दिया है? जी, मैं इसलिए यह मानता हूं कि नारी शक्ति का जो विषय है वह माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह विषय हाथ में लिया, ऐसा नहीं है। जब वह हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी कन्या केळवणी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयोग किए थे, जो अभी तक यहाँ पे चल रहे हैं। उन्होंने गुजरात के अंदर डॉटर्स का जो हमारा ड्रॉप आउट रेशियो है उसको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में भी पॉइंट समथिंग में 0 पॉइंट समथिंग में भी आता है, उतना नीचे उन्होंने गिरावट लाने का प्रयास किया था। शाला प्रवेशोत्सव जो होता है, तो शाला का पहला दिन किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही मतलब दुख का दिन होता है, क्योंकि घर से अभी शाला में जाना होता है। उन्होंने यह पूरा प्रवेशोत्सव को सेलिब्रेशन के तौर पे उत्सव के रूप में मनाया, और उसी दिन सभी मंत्री, सभी अधिकारीगण वहां पे जाकर लड़कियों को शाला में प्रवेश करवाते थे। रूरल में सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण जाते थे। तो मैं मानता हूं कि बेटियों का जो उनकी सक्सेस स्टोरीज है उनको वो लोगों तक पहुंचाने में भी फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप देखिए मन की बात की वजह से कलेक्टिव लिसनिंग का कल्चर भी बढ़ा है जी। इससे पहले आप देखिए कब इतने 100-200 लोग साथ में बैठ के कुछ चीज देखते थे या सुनते थे, कभी भी नहीं। इतना वॉलंटरली जो मूवमेंट जो बना, ऑल इंडिया रेडियो का भी जो रिवाइवल हुआ, उसमें भी मन की बात का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जो आप नारी शक्ति की जो बात कर रहे हो, मोदी जी बता रहे हैं कि विकसित भारत के अंदर ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण उसके आधार स्तंभ है। तो मैं मानता हूं कि नारी शक्ति के जो भी प्रयोग है, नारी शक्ति के जो भी उपलब्धियां हैं, वह मन की बात के अंदर साझा करते हुए वह पूरे देश नहीं परंतु दुनिया की नारी शक्ति को भी संदेश पहुंचा सकते हैं। मन की बात का जो 100वां एपिसोड था उसमें भी नारी शक्ति की बात हुई थी, और हमारे लिए यह एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, वहां पे सामूहिक के रूप से सुना गया था। तो मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से कभी भी उन्होंने कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दिया है। जो हमारे उमेश जी ने रूजवेल्ट साहब की बात की, रूजवेल्ट साहब का जो फायरसाइड चैट्स हो, या ओबामा जी का जो वीकली एड्रेस हो, या पुतिन का जो डायरेक्ट लाइन हो, उसमें या तो गवर्नमेंट का पॉलिसी का ब्रीफिंग होता था या तो पॉलिटिकल कुछ एजेंडा सेट होते थे। अभी तक मन की बात के अंदर कभी भी कोई पॉलिटिकल नहीं परंतु सोशियो कल्चरल मास मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया गया है। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के और आगे बढ़ने के लिए मन की बात भी एक बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हमें साबित हो रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर हरीश, आपसे सवाल ये है मेरा कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ये बताता है कि मन की बात ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। कुछ देर पहले उमेश जी भी इसका जिक्र कर रहे थे, किसी ने स्टार्टअप खोल दिया, किसी ने खिलौना उद्योग में अपना हाथ आजमाया, किसी ने अपनी खेती को नए तरीके से शुरू कर दिया। इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं देश के दूर दराज के कोने कोने से। क्या आप ये मानते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोल मॉडल क्रिएशन के जरिए युवाओं को एस्पिरेशनल सिटीजनशिप की ओर अग्रसर कर रहा है? निश्चित रूप से ये मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है। मतलब हम समाज में ऐसे उदाहरण देखते हैं दरअसल कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूं कि दुनिया के इतिहास में, सिर्फ भारत छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा होता है कि लोग अपनी सुविधा छोड़ दें। आप याद कीजिए, आज से 11-12 साल पहले हम 5-5, 10-10 रुपये अगर गैस सिलेंडर में दाम बढ़ जाते हैं ना, तो लोग सड़कों पर उतर आते थे। आप ध्यान की। लेकिन इस मन की बात का असर अगर आप समझना है तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, क्या वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। और आप देखिए, कम से कम 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। ये किसका असर है? ये असर आखिर जो व्यक्ति बोल रहा है उसका असर है। ये मन की बात की जो इंस्पिरेशनल कहानियां ना, ये उसका असर है। इसी तरीके से आप देखिए, रेलवे में बुजुर्गों को जो छूट मिलती थी, एक बार उन्होंने कहा कि क्या आप छोड़ सकते हैं, लाखों लोगों ने छोड़ दिया। फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी महाराष्ट्र से एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको पेंशन मिलती थी, उन्होंने 100 चेक भेज दिए प्रधानमंत्री मोदी को कि आप स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है। तो निश्चित रूप से, अच्छा देखिए, मन की बात की सफलता क्या है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी, मैंने लगभग 2014 से 2019 के एपिसोड पर तो गहन अध्ययन किया। मैंने देखा कि हर एपिसोड में कम से कम वो 2 से 3 लोगों की कहानियां उठाते हैं। वो 2-3 लोग कौन है आप ये समझिए। अभी हम लोग पद्म अवार्ड में बोलते हैं ये पीपुल्स पद्मा है। आप समझिए, मन की बात में उन लोगों की कहानियां उठाई जाती है जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती, जो बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। उन लोगों की कहानियां अखबारों से या कहीं से भी प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है, वो देखते होंगे, फिर उसको चर्चा में लाते हैं, वो विमर्श के केंद्र में लाते हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं कि लोगों में ये उत्सुकता होती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मैं आपको कोरोना की बात बताता हूं। कोरोना में लोगों के पास कैश की कमी हो गई, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि गुजरात में एक ढाबे वाले ने लगा दिया कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, आप चाय पीजिए, जब अगली बार आप लौटेंगे तब फिर आप पैसे दे दीजिएगा। ये सारी कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ मन की बात से आई हैं, और इसी से जो लीडरशिप स्किल हो या प्रेरणादायक जो बातें होती है, जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, जिसकी वजह से वो सब्सिडी छोड़ने तक की राह पर चले जाते हैं, ये मन की बात का असर है। बिल्कुल, असर बहुत व्यापक है और कई मोर्चों पे हमने ये देखा है। उमेश जी, चूंकि वक्त कम है, इसलिए मैं चाहूँगी बहुत ही समराइज करके एक क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि इस कार्यक्रम को केस स्टडी ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो किस तरह से ये दुनिया के लिए एक यूनिक इंडियन मॉडल बन सकता है, जो ये दर्शाता है कि नेता सिर्फ नीतियां ही नहीं बनाते, बल्कि लोगों की आवाज़ को, उनके मन की बात को एम्प्लीफाई कर एक ग्लोबल मैसेज दे रहे हैं। जो आधुनिक लोकतंत्र जिसे हमने अपनाया है, उसमें राजनेता से उम्मीद यही की गई है कि वो सिर्फ राजनेता नहीं होगा, वो बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता होगा। मुझे लगता है कि मन की बात ने प्रधानमंत्री को एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सांस्कृतिक विचारक और एक आप कह सकते हैं कि ज़मीनी मतलब कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करना, और ज़मीनी समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, और अपनी बात को सही तरीके से और सटीक अंदाज में अपने लोगों तक पहुंचाया है। जी, मन की बात को हमें इस तरह से याद करना होगा। जी बिल्कुल। तो मन की बात का जो असर है वो किस तरह से व्यापक रहा है पिछले 11 वर्षों की, उसकी जो उपलब्धियां हैं, जो लोग उससे इंस्पायर्ड हुए, जो नैरेटिव गढ़ा गया, जिस तरीके से लोगों ने उसे आत्मसात किया है, और कितने बड़े और व्यापक स्तर पे, मेरी उमेश जी से बात भी हो रही थी, वो कहते हैं कि जिस तरह से गले भर जाते थे चिट्ठी और पत्रियों के, अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है। लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है कि उसकी सफलता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। आप
तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।